हम बेटा ऑनलाइन क्लासेस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लेसन है उसको डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, और मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको याद करने के लिए कहा है। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, ठीक है। आज मैं फिर से थोड़ा इसी को समझा रही हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही। फ्रांसीसी क्रांति बेटा फ्रांस में 1789 में हुई। उस समय फ्रांस में बर्बन वंश का शासन था और लुई 1784 में वहाँ का शासक बना था। तो किस तरह से वहाँ पर क्रांति स्टार्ट हुई, हम पहले इसके मुख्य कारणों को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग तो उसकी बास्तिल के तूफ़ान के, बास्तिल वहाँ की एक जेल है। कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बास्तिल क्या है। बास्तिल वहाँ की जेल है और जिससे वहाँ के आम जनता, जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों को, उनको ख़ास तौर से उससे नफ़रत थी। उन्होंने स्टार्टिंग ही उससे की थी। उन्होंने क्रांति की शुरुआत में सबसे पहले बास्तिल जेल को तोड़ा और उसमें कैदियों को जितने भी थे सबको रिहा करा दिया था, क्योंकि जो वह जेल थी वो उसको राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक मानते थे। समाज कैसा था? समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला एस्टेट, मतलब पहला वर्ग जो था, फर्स्ट एस्टेट, पादरी और जो शासक वर्ग था वो लोग थे इसमें, और चर्च के जो धार्मिक गुरु होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। दूसरा एस्टेट नोबेलिटी, जो राज्य के प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन थे, वो लोग आते थे। और थर्ड एस्टेट था आम लोगों का वर्ग, बड़े व्यापारियों का, अदालत अधिकारियों का, किसान, कारीगर, श्रमिक, सभी इस थर्ड एस्टेट में जो बचे हुए थे वो सब इसमें आ जाते थे। पहले 2, अब क्या था कि पहले 2 वर्गों को करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी। प्रथम एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले जो थे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, और केवल तीसरी संपत्ति के सदस्यों को राज्य के करों का भुगतान करना पड़ता था। एक तो उनकी पहले ही इनकम कम थी और ऊपर से उन्हें भुगतान भी उन्हें ही करना पड़ता था। ऊपर से 2 कर, राज्य प्रशासन का अलग कर लगाया जाता था और जो चर्च का कर था वो अलग लगाया जाता था। पादरी और नोबेलिटी आबादी का 10% थे, लेकिन उनके पास 60%, यानी कि जो वो थे पॉपुलेशन का 10%, लेकिन सारे रिसोर्सेज उनके पास थे। और जो 90% थे आबादी का, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक जो फैक्टर्स थे वो क्या थे? सब्सिडी संकट, यानी कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 23 मिलियन से बढ़कर 49 मिलियन के आसपास हो गई थी, लेकिन उसके जो उत्पादन थी वो, मतलब मांग ज़्यादा थी और उत्पादन कम था, तो जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तालमेल नहीं रखा जा रहा था, जिससे खाद्यान्नों की कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी। अधिकांश श्रमिक कार्यशालाओं में मजदूर के रूप में काम करते थे और उन्हें अपने वेतन से वृद्धि नहीं हुई थी। जब भी सूखे या ओलों ने फसल कम की तब स्थिति और ख़राब हो गई। इसके कारण खाद्यान्नों या सब्सिडी संकट की स्थिति पैदा हो गई और जो पुराने शासन के दौरान अक्सर होने लगी। अब बात आती है कि राजनीतिक कारण क्या थे। तो जब लुई 1774 में राजा बना तो फ्रांस का राजनीतिक जो खजाना था वो बिल्कुल खाली था। लंबे युद्धों के कारण जो संसाधन थे वो सूख चले थे या कम हो गए थे। लुई 16वें के तहत फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को आम दुश्मन से अपनी आज़ादी हासिल की थी, तो उस युद्धों में बहुत ज़्यादा खर्चा आया था। और अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए, सेना को बनाए रखने के लिए, अदालत और विश्वविद्यालय उनको चलाने के लिए, और जो सरकार थी, या जिसे आप कह सकते हो जो राजा था, उसे राज्य के करों में वृद्धि करना उसके लिए अनिवार्य था। और ये जनता के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग को कौन सा, यानी कि गरीब और अमीर वर्ग के बीच का वर्ग, यानी कि जब तीसरे एस्टेट के लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, वो व्यापार में वो कर रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो बढ़ रहा था, उनका प्रतिशत बढ़ रहा था, तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे और उन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली थी कि वो गरीब वर्ग से ऊपर उठ गए थे। अब बात आती है बेटा क्रांति का प्रकोप।
लुई 16वें ने 5 मई 1789 को करों में वृद्धि कर दी। अब मई से स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम तात्कालिक कारण कहते हैं। अब तो 3 कारण हमने पढ़े, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण। अब आ जाता है तात्कालिक कारण। रिसेंटली जो फैक्टर्स थे जिनसे क्रांति एकदम से भड़क गई, उसने मई में जो टैक्स बढ़ा दिए और दूसरे और तीसरे एस्टेट में प्रत्येक में से 300 प्रतिनिधि, उसमें मतलब एक सम्मेलन बुलाया गया। जो फर्स्ट एस्टेट में से 300 थे और सेकंड और थर्ड में से 300 आए, और जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे उनको बैठने के लिए चेयर थी और बाकी उनको खड़ा कर दिया गया। निर्णय फर्स्ट एस्टेट के लोगों ने लिया, बाकी उनसे सिर्फ हामी भरवाई गई। तो इस तरह वो लोग जो लुई 16 का शासन था उसके विरुद्ध हो गए। अब उन्होंने जो प्रत्येक संपत्ति में एक वोट और एक ही अभ्यास इस बार जारी रखना चाहता, लेकिन तीसरी संपत्ति के सदस्यों ने व्यक्तिगत वोटिंग अधिकार की मांग की, जहां प्रत्येक सदस्य के पास एक, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे उन्होंने अपना वोटिंग करके उसको मान लिया, लेकिन तीसरी जो एस्टेट के लोग थे उन्होंने वोटिंग की मांग की तो उनके उस प्रस्ताव को नहीं माना और तीसरी संपत्ति के सदस्य विरोध में विधानसभा से बाहर चले गए। अब 20 जून को क्या हुआ, अब ये मई की बात है, जून तक उन्होंने लोगों को अपने फेवर में करके एक क्रांति, एक आंदोलन का रूप दे लिया। और 20 जून को वो एक टेनिस कोर्ट के हॉल में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कुछ चुने हुए सदस्यों को, और फ्रांस के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने की कसम खाई, जो सम्राट की शक्तियों को सीमित कर नेतृत्व करेगा। अब जब नेशनल असेंबली वर्साई में एक संविधान का मसौदा तैयार करने में व्यस्त थी, तो बाकी फ्रांस में असंतुलन की स्थिति, यानी कि विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। धीरे धीरे गंभीर सर्दियों ने खाद्य फसलों को नष्ट कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि हुई। बेकर्स ने भी अधिक लाभ कमाने के लिए ब्रेड की आपूर्ति की जमाखोरी की, यानी कि लोगों की खाद्य आपूर्ति नहीं हो रही थी, लोगों को भोजन भी नहीं मिल रहा था उस टाइम। और जो वहाँ से बेकरी में ब्रेड वगैरह जो भी खाने की चीज़ें लेने के लिए लंबी लाइनें लगी रहती थी, और इससे जो भूखे भीड़ थी या महिलाएं या बच्चे थे, उन्होंने उग्र होकर वो दुकानों में घुस गई थी। उसी समय राजा ने सैनिकों को पेरिस में जाने का आदेश दे दिया और 14 जुलाई को उत्तेजित भीड़ ने बास्टील को नष्ट कर दिया। अब 14 जुलाई को एक उत्तेजित भीड़ ने, मतलब 14 जुलाई को क्रांति स्टार्ट हो गई और एक उत्तेजित भीड़ ने बास्टील की जेल को तोड़ दिया। और जो वहाँ के रईस किसान थे, जमींदार थे या जो बड़े अधिकारी थे, उनके घरों पर हमले कर दिए, अनाजों को लूट लिया और दस्तावेज़ों को जला दिया। और जो रईस लोग थे, अमीर लोग थे, वो अपने घरों से भाग गए। उन्हें देखा कि भीड़ जो है उग्र हो गई, उनकी जान को खतरा था, या पड़ोसी देशों में वो लोग चले गए। अब लास्ट में जब सरकार बहुत ही प्रेशर में आ गई तो उन्होंने संविधान को स्वीकार कर लिया। 4 अगस्त 1789 को फ्रांस ने दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कानून पारित कर दिया। पादरियों को विशेष अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 33 एक कर था बेटा, जिसे चर्च वाली भूमि जो थी उसको किसानों को बांट दिया गया या उस पर काबू कर लिया गया। अब फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो उसकी क्या रूल्स थे ये पढ़ेंगे। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का एक मसौदा तैयार कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था और उसको एक संवैधानिक राजतंत्र बनाना था फ्रांस को। यानी कि राजतंत्र तो होगा, राजा तो होगा, लेकिन उसको संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा। 91 में संविधान ने नेशनल असेंबली के हाथों में कानून बनाने की शक्ति दी, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। यानी कि जो नेशनल असेंबली लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली मेथड से चुनी जाती थी, अब कानून वो बनाएगी, राजा के पास ये शक्तियाँ नहीं रहेगी। और लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए गए, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता, राय की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, प्रत्येक मनुष्य को जन्म से अधिकार दिए गए। और जो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है वो राज्य का प्रमुख कर्तव्य बनाया गया। और कुछ प्रतीक भी थे, ये आपको मैंने उसमें भी पहले भी बताया था कि टूटी हुई बेड़ियाँ थी, वो किसका प्रतीक थी? आज़ादी का प्रतीक थी। छड़ या फसलों का एक बंडल, वो एकता में निहित शक्ति। त्रिभुज प्रकाश के भीतर के आँख, वो ज्ञान की ज्योति।
ठीक है, इस प्रकार ये कुछ राजनीतिक प्रतीक चिन्ह बन गए थे। अब फ्रांस 1791 में फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उन्होंने पर्सिया के लुई 16वें ने संविधान को तो अपना लिया, लेकिन उसने और दूसरे देशों के साथ गुप्त वार्ता करके इस चीज़ को तोड़ने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी फ्रांस के घटनाक्रम से चिंतित थे। अन्य देशों के जो राजा थे वो भी चिंतित थे, कहीं हमारे देश में ऐसी क्रांति ना हो जाए। ऐसा होने से पहले नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में पर्सिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया। ना आए ना प्रांतों ने सेना में शामिल होने के लिए हजारों स्वयंसेवक सेना में शामिल हुए। लोगों ने इस युद्ध को पूरे यूरोप में राजाओं और कुलीनों के खिलाफ युद्ध के रूप में देखा। कवि, ये जो बेटा क्रांतिकारी थे, जो कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, और अन्य क्षेत्रों से भी लोग इसमें जो हैं वो शामिल थे। एक मिनट, हाँ चला गया। हाँ जी, हम यहाँ पढ़ रहे थे। फिर जो ये इन जो एक क्लब बने, और इन क्लब में बहुत सारे लीडर्स ने अपने संगठन बना लिए थे। तो इसमें से एक जैकोबिन क्लब भी था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य रूप से समाज के कम समर्थ वर्गों, जो छोटे छोटे दुकानदारों, कारीगरों के साथ साथ नौकरों और दिहाड़ी मजदूरों के थे। उनके नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। यानी कि एक संगठन जैकोबिन क्लब का था, दूसरा रोबेस्पियर का था। जैकोबिन्स ने धारीदार पतलून पहनना शुरू कर दिया, जिसे संत अपराधी के रूप में माना जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ था बिना घुटने के। ये सब छोड़ दो इन पॉइंट्स को। अब बात आ जाती है आतंक का राज। यानी कि जब 1793 और 94 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र भी स्थापित था, लेकिन वहाँ पर जो रोबेस्पियर था उसके नेशनल असेंबली में उसी के सदस्य थे और वो ही था। तो उन लोगों ने पावर्स को फिर से अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। इस शासनकाल को आतंक काल के राज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि रोबेस्पियर ने गंभीर नियंत्रण और सज़ा की नीति का पालन किया, कि उसने कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सख्त सज़ा की नीति अपनाई। उसने जो भी उसके दुश्मन थे या पहले के रईस थे, पादरी थे, राजनीतिक सदस्य थे, उन्हें अपनी पार्टी के सदस्य भी जो उनके तरीक़ों से सहमत नहीं थे उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। यानी कि जो उससे सहमत नहीं उसको पकड़ के जेल में डाल दो। रोबेस्पियर की सरकार ने मजदूरी की कीमतों पर अधिकतम सीमा रखते हुए कानून पारित कर दिए। मांस और ब्रेड का राशन किया जाता था। किसानों को अपने अनाज को शहरों में ले जाने और सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी कि ऐसे सख्त कानून लागू किए जो लोगों को मंजूर नहीं थे। तो अब लास्ट में जुलाई 1794 में एक अदालत ने रोबेस्पियर को दोषी ठहराया और उसे गिलोटीन भेजा गया। गिलोटीन क्या होता है? एक उपकरण होता है जिससे व्यक्ति को मार दिया जाता है, सज़ा दी जाती है, गर्दन अलग कर दी जाती है। तो इस तरह से फ्रांस में रोबेस्पियर के शासन का भी अंत हो गया। अब बात आती है कि एक निर्देश का नियम फ्रांस में 1794 में एक निर्देशिका बनाई गई, क्योंकि पहले क्या थी, एक नेशनल असेंबली के 5 काउंसिल के मेंबर होते थे और वो उन लोगों के पास उस जो काउंसिल के मेंबर्स होते थे उनके पास ही सारी पावर्स होती थी। लेकिन इसके बाद एक निर्देशिका नियम बनाया गया जिसमें एक नया संविधान पेश किया गया था, जिसने समाज के गैर उचित वर्गों को वोट देने से इनकार कर दिया था। इसने 2 निर्वाचित विधान परिषदों के लिए प्रावधान किया, जो तब तक निर्देशिका नियुक्त करते थे, तब तक कार्यकारी जो 5 सदस्यों से बना होता था। ठीक है, निर्देशक जो पहले क्या किया कि निर्देशिका पहले सिर्फ एक काउंसिल असेंबली थी, फिर उन्होंने जो निर्देशिका बनाई उसने 2 विधान परिषद बनाई। लेकिन जो उस काउंसिल के मेंबर थे उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि वो विधान परिषद के जो सदस्य थे उनके जो भी मत होते थे उससे वो सहमत नहीं होते थे। और निर्देशिका की राजनीतिक अस्थिरता ने सैन्य तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट
का मार्ग का उदय किया। अब उसी दौरान जो फ्रांस में महिलाओं की दशा कैसी थी, उन्होंने अपने अधिकारों को पाने के लिए क्या किया, ये पढ़ेंगे। उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के उपायों को पेश करने लगी और अपने अधिकारों की मांग करने लगी और सरकार पर दबाव डालने लगी। तीसरी, संपत्ति की अधिकांश महिलाओं को मर्द और अमीर लोगों के घर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अधिकांश महिलाओं के शिक्षा, नौकरी का प्रशिक्षण तक वो नहीं पहुंच पाई थी। यानी कि ये उन समय की महिलाओं की हालत बताई जा रही है। उनके हितों की चर्चा और आवाज़ के लिए महिलाओं ने अपने राजनीतिक क्लब और समाचार पत्र शुरू किए। क्रांतिकारी और रिपब्लिकन महिलाओं ने सोसाइटी में उसमें सबसे प्रसिद्ध थी। महिलाओं की निराशा हुई कि 1791 में जो संविधान आया था उसमें उनको निष्क्रिय नागरिकों में बदल दिया गया था, यानी कि वो उन्हें राइट टू वोट नहीं था। क्रांतिकारी सरकार ने ऐसे कानूनों को लागू किया जिसमें महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता मिली। अब क्या किया, उनके सुधार के लिए उनके पिता की अब इच्छा के मतलब लड़कियों को स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। उनको विवाह में छूट दे दी गई कि उनको ज़बरदस्ती विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तलाक को कानूनी बना दिया गया कि महिला या पुरुष कोई भी तलाक ले सकता है। आतंक के शासनकाल के दौरान नई सरकार ने महिलाओं के क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। तो इस तरह से महिलाओं को, और लास्ट में 1946 में जाकर फ्रांस में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। गुलामी उन्मूलन, यानी कि जब फ्रांस ने औपनिवेशिक नीति अपनाई, दूसरे देशों को साम्राज्य विस्तार करने लगा, तो वो दूसरे देशों, अफ्रीका जैसे देशों से मतलब दासों को खरीदकर और उन अपने औपनिवेशिक क्षेत्र में ले जाकर उनसे बंधुआ मजदूरी कराता था और उनको, लेकिन कई बार इस चीज़ के लिए भी सवाल उठे कि दास प्रथा को मुक्त कराएं, लेकिन जो प्रभावशाली जो व्यापारी थे या जमींदार थे, उनके प्रभाव में आकर सरकार इस नियम को लागू नहीं कर सकी। और नेपोलियन ने भी गुलाम प्रथा को उन्मूलन को नहीं वो किया और उस तब 1848 में जाकर दास प्रथा को बैन किया गया। फिर है क्रांति का हर दिन और जीवन की क्रांति हुई तो किस तरह से लोगों में लोगों के नए नए विचार, देशभक्ति के विचार या लोगों के अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ रही थी। समाचार पत्रों और मुद्रित चित्रों, मैगजीनों और इनके नाटकों, गीतों, जुलूसों के द्वारा लोगों को अपने उनके अधिकारों के प्रति वो जागरूक हो रहे थे। अब आता है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। आतंक के शासन के अंत के बाद निर्देश का राजनीतिक अस्थिरता पैदा की। जब वहाँ पर अस्थिरता थी फ्रांस में, तो नेपोलियन को अपने उदय का एक उचित अवसर प्राप्त हुआ। 1804 में नेपोलियन खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे पड़ोसी देशों पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी और अपने परिवार के सदस्यों को वहाँ पर पद दिए। उन्होंने कई कानून पेश किए जिसमें निजी संपत्ति की सुरक्षा, बाहर प्रणाली और एक समान और दशमलव प्रणाली प्रदान की गई। शुरू में कई लोगों ने नेपोलियन को एक मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया जो लोगों के लिए स्वतंत्रता लाएगा, लेकिन जल्द ही नेपोलियन सेनाओं का एक हमलावर ताकत के रूप में हर जगह देखने लगा। उन्हें 1815 में वाटरलू की लड़ाई में ऑस्ट्रिया, वियना, हंगरी आदि देशों से हार का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई।